Hello everyone, welcome to another video of your SBI PO 2026 for रीजनिंग एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं गाइस। सो ऑलरेडी आपके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर हो गए हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं आपके हमने डिस्कस किए थे। सो इन टुडेज सेशन अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस व्हिच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैंक एग्जाम्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यहाँ पे आप ये ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो इफ़ यू आर समवन जो कम्प्लीटली बिगिनर है एंड उसे नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे डिफिकल्टी लेवल में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और क्या पैटर्न रहता है। ये ई बुक्स आपको हेल्प करेंगे विद मेमोरी बेस्ड पेपर एंड उनके आंसर कीज भी अवेलेबल है सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड एनालाइज ऑल्सो, ठीक है। और ये कम्प्लीटली फ्री है गाइज, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा एंड यहाँ पे गाइज आप अपनी प्रेपरेशन को और अच्छा बूस्ट कर सकते हो और स्ट्रांग बना सकते हो थ्रू दीज कोर्सेज। यहाँ पे आप ऐसे पर्सन हो जो बैंकिंग एग्जाम्स के साथ साथ आरबीआई के एग्जाम के लिए भी टारगेट करने वाले हैं, सो आप को अलग अलग कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, आप एक कॉम्बो कोर्स देख सकते हो फॉर आरबीआई प्लस बैंकिंग एग्जाम्स। तो यहाँ पे आपका ये कॉम्बो कोर्स है जिसके अंदर आपका आरबीआई का फेज 1 एंड 2 कवर्ड है, साथ ही बैंकिंग एग्जाम जो भी आपके एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ क्लर्क हो गया और आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको चाहिए, कंटेंट आपको चाहिए, वो सारा ही इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। ये सारे ही डिलीवरेबल्स आपके इसके अंदर अवेलेबल है एंड डिफरेंट वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। देयर आर डेमो लेक्चर्स आल्सो व्हिच यू कैन रेफर एंड इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप edutab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो एंड वहाँ पे आप काफ़ी डिटेल इस कोर्स के बारे में जान सकते हो, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन गाइस। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट है और इस बार हमारे इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में मोबाइल फोन्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, पर्सन्स भी अरेंज करने हैं और साथ में उनका एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है उसको भी आपको अरेंज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे सारे पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड द सेंटर सर्कल, ठीक है। तो आपके पास सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं तो आपने एक सर्कल कंप्लीटली यहाँ पे बना दिया। वी हैव 8 पर्सन, तो मैंने आपको बताया है कि 8 पर्सन का जो अरेंजमेंट है वो हमेशा एक फिक्स्ड अरेंजमेंट आपको बनाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट, द पर्सन हु इज यूजिंग एप्पल इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के सेकंड टू राइट पे जो पर्सन बैठा है वो एप्पल यूज करता है। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज यूजिंग एप्पल एंड ऑपोजिट टू बी। नेक्स्ट, द वन हु इज यूजिंग मोटोरोला सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। इसका मतलब मुझे बी को एक बार फिक्स कर लेना चाहिए। सो जो एप्पल है, ठीक है, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज यूजिंग एप्पल फोन। तो जी जो है वो नेबर है, तो एक बार जी एक साइड आ गया राइट साइड को, एक बार आपने लेफ्ट साइड को रख दिया। तो हमने क्या दो केस बना लिए यहाँ पे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो एक बार एप्पल यहाँ पे था, जी आपने इधर के साइड रख दिया। पर्सन हु इज यूजिंग मोटोरोला सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी एंड यहाँ पे जो आपका जी पर्सन है ही इज ऑपोजिट टू बी, तो जी को बी के ऑपोजिट बना दो दोनों ही केसेस के अंदर। बी के सेकंड टू लेफ्ट आप मोटोरोला वाले पर्सन को बनाओ एंड मोटोरोला वाले पर्सन को बनाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर इनसाइड फेसिंग है तो लेफ्ट साइड को इधर की साइड होगा, ऊपर की साइड। नेक्स्ट है मोटोरोला सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी एंड फेसेस द पर्सन हु इज यूजिंग रेडमी। तो किसको फेस कर रहा है, जिसके पास रेडमी का फोन है, ठीक है। नेक्स्ट, E is using Nokia and does not sit immediate next to B। तो E जो है वो नोकिया आपका यूज करता है, तो इट मीन्स हम E को सिर्फ वहीं फिक्स कर देंगे जहाँ पे एक पर्सन का नेम वैकेंट हो और एक मोबाइल फोन का नेम भी वैकेंट हो, मतलब दोनों साइड वहाँ पे खाली होनी चाहिए, राइट। और E साथ ही B का नेबर भी नहीं है, तो E आपका सिर्फ ये G का नेबर आ सकता है, जी के एडजेसेंट आ सकता है, बिकॉज वहीं पे ई आप फिल कर सकते हो और साथ ही ई कौन सा फोन यूज कर रहा है, नोकिया, तो नोकिया आप यहाँ से यूज कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बी का नेबर नहीं हो सकता ई, और ई आपका नोकिया यहाँ पे यूज करेगा, बट सिर्फ ये ही दो पोजीशंस खाली हैं, दोनों ही एडजेसेंट किसके हैं, बी के, विच इज रॉन्ग। तो सेकंड केस आपका यहीं पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि ए इज यूजिंग वीवो एंड ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो ए जो है वो वीवो यूज करता है और वो किसका नेबर है, सी का नेबर है, ठीक है।
तो आपके पास ए और सी हमारा आ सकता है यहाँ पे इजिली, ए आपका इधर आ गया एंड सी का नेबर है, सी इधर आ जाएगा। ए क्या यूज कर रहा था, वीवो यूज कर रहा था। नेक्स्ट है एफ इज नॉट यूजिंग एप्पल, तो एफ के लिए एक ही जगह खाली बच गई ये वाली, और सिर्फ एक ही पर्सन का नेम इसमें बचा हुआ है विच इज एच, तो एच आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर बी नॉर जी इज यूजिंग वन प्लस, तो अब वन प्लस जी पे भी नहीं आ सकता, बी पे भी नहीं आ सकता, तो सिर्फ कहाँ पे जगह बच रही है, सिर्फ डी पे बच रही है, वन प्लस आपके पास यहाँ हो गया। द पर्सन हु इज यूजिंग सैमसंग इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो सैमसंग वाला पर्सन अगर ई का नेबर नहीं है तो बी पे आ जाएगा सैमसंग, और जी के पास एक डिफरेंट फोन होगा जो अभी तक हमने फिल नहीं किया है, सोनी, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। इसमें देखो, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एफ। राइट ऑफ एफ काउंट करोगे तो 1 2 3 4 पर्सन्स आ रहे हैं मेरे पास। Who sits opposite to the person who is using Sony? ऑपोजिट टू द पर्सन, सोनी के ऑपोजिट कौन होगा, सैमसंग वाला पर्सन जो सैमसंग का फोन यूज करता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड ऑफ फोन इज यूज्ड बाय एफ, एफ कौन सा फोन यूज कर रहा है, रेडमी, आंसर क्या आ जाएगा रेडमी। हु इज यूजिंग एप्पल, एप्पल कौन यूज कर रहा है, एच, तो आंसर में क्या आ जाएगा एच, ठीक है। सो हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लिए। सो मेजर आपका कहाँ है हार्ड वर्क, आपका पैराग्राफ को सॉल्व करने में है, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को आंसर करने में, ठीक है। बट यस, आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखते हैं। 10 persons are sitting in two parallel linear rows facing north with 5 persons in each row. Each person in the southern row is exactly behind a person in the other row. अब यहाँ पे 10% दो अलग अलग पैरेलल रो में हैं, बट वो एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। यहाँ पे सारे के सारे ही नॉर्थ फेसिंग है, और अगर एक ही डायरेक्शन में है तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के पीछे बैठा होगा, राइट। तो ईच पर्सन इन द साउथर्न रो इज एग्जैक्टली बिटवीन अ पर्सन बिहाइंड अ पर्सन इन अदर रो, मतलब 5 ऊपर एक रो में, 5 एक दूसरी रो में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगी, कुछ इस तरीके से आपको अरेंजमेंट दिखेगी, एग्जैक्टली उनके बिहाइंड पर्सन है, ठीक है। अब नॉर्मल पैरेलल रोज जो होती है हमारी, उसमें फेसिंग ईच अदर होता है, इसमें सिंपल क्या है कि एक दूसरे के आगे पीछे ये हैं। तो बिहाइंड और जो आपका बिफोर है उसका आपको ध्यान में रखना है। ए इज सिटिंग एग्जैक्ट बिहाइंड द पर्सन हु इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी। देखो, एक पर्सन है जो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी है, उस पर्सन के बिहाइंड ए है। बिहाइंड ए मतलब होने का है जो भी पर्सन बिहाइंड होगा वो नीचे वाली रो के अंदर होगा, रो के ऊपर होगा, राइट। तो ए सीटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। तो यहाँ पे सपोज एक पर्सन ये हो गया, एक पर्सन ये हो गया, एक पर्सन ये हो गया, और ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वन पर्सन बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी के बीच में दो तरीके से आपके पास पर्सन आ सकते हैं, दो साइड वन पर्सन हो सकता है, ठीक है। देखो, एक तो आपके पास कुछ इस तरीके से बी और सी के बीच में एक पर्सन बैठ सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 पर्सन ईच रो में है, राइट। और ए आपका यहाँ पे है, दो पर्सन इधर के इसके पीछे भी होंगे। एक आपका इस तरीके से भी हो सकता है कि बी आपने यहाँ रखा, ए आपने यहाँ रखा, और एक पर्सन आपका इधर के साइड सी आ गया। तो एक लेफ्ट साइड सी आ सकता है, एक बार आपका राइट साइड सी आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, C is exactly in front of the person who is sitting immediate right of D. C जो है वो किसके immediate in front है, exact front में है, जो पर्सन D के immediate right हो। तो जो पर्सन D के immediate right हो उसके immediate ऊपर फ्रंट की साइड को C है। आपके पास D आपका इधर वाले उसमें आ जाएगा। क्लियर? J is sitting second to left of K. जो J है वो कहाँ बैठता है, K के second to left पे। L is exactly in front of the person who is sitting. L किसके फ्रंट में है, इमीडिएट राइट ऑफ M वाले पर्सन। तो इमीडिएट राइट ऑफ M के जो भी पर्सन होगा उसके सामने कौन है, L है, ठीक है। अभी हमने L और M के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, C के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिख रही है, उसको कनेक्ट करके देखते हैं। I is not an immediate neighbor of C. I जो है वो C का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। N and B are
नॉट एट द कॉर्नर। अब उसने कहा कि एन जो है और बी जो है वो किसी भी कॉर्नर पे नहीं होंगे। अब आप एक सेकंड वाला केस देखो, वहां पे आपने बी को कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे बी को एक साइड को एक पर्सन रख दो। तो दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, दो पॉसिबिलिटीज हमारी यहाँ पे बन रही है। अब वन बाय वन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बी और सी के बीच में एक पर्सन हो गया, डी भी आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। के और जे को रखना स्टार्ट करते हैं। तो जे जो है वो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के है, और कोई इंफॉर्मेशन है जे और के लिए? नहीं। सो फर्स्ट केस में ऊपर वाली रो में भी आ सकता है, नीचे वाली रो में भी जे के आ सकता है। नेक्स्ट केस देखो, आपके पास सेकंड केस में भी ऊपर वाली रो में भी आ सकता है, नीचे वाली रो में भी आ सकता है। साथ में उसने ये भी कहा था कि एल जो है वो किसी के फ्रंट में है, इट मींस कि एल ऊपर वाली रो में है। एल के जो जहां पे यहाँ पे एल होगा तो एल इधर भी आ सकता है, एल आपका इधर भी आ सकता है। पर एल जो है अगर यहाँ पे इस पर्सन के इन फ्रंट होगा तो वहां पे एम के सेकंड टू राइट वो पर्सन बन नहीं सकता, तो एल की ये वाली पोजीशन तो रॉन्ग हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एल कहाँ आ जाएगा, सी और बी के बीच में आ जाएगा। सेकंड केस में देखो, एल अगर आप यहाँ पे रखते हो तो अगेन एम के लिए जगह नहीं है, एल अगर आप यहाँ पे रखते हो तो एम के लिए जगह है। दोनों ही केसेस के अंदर एल की एक एक पोजीशन फिक्स हो गई, और पहले केस के अंदर एम आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, सेकंड केस में भी एम फिक्स हो गया। अब यहाँ पे रख के देखो आपके पास जे और के की पोजीशन। तो फर्स्ट केस के अंदर आप देखोगे कहीं पे भी जे और के नहीं आ रहा है, देयर इज नो वैकेंट पोजीशन, नो करेक्ट पोजीशन फॉर जे एंड के। आप उस नेक्स्ट केस को देखोगे तो यहाँ पे सपोज जे और के नीचे वाली रो में मैंने रख दिया, तो बचा हुआ जो पर्सन आई है वो कहाँ आ जाएगा, वो सी का नेबर होगा ही होगा, राइट, वो सी का नेबर ही होगा। बट हमारे पास कहा गया है दैट आई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो इट मीन्स कि जे एंड के अब आपके ऊपर की साइड आएंगे, बिकॉज अब आपके पास एक पोजीशन यहाँ पे आई के लिए बची रहेगी, विच इज दीज टू पोजीशन। अब एक और पर्सन हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, उसको देख लो कौन है। ए के बारे में हो गया, डी के बारे में भी हो गया, ठीक है। एन के बारे में, तो एन भी हमारे पास है। उसने कहा एन इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर, तो कॉर्नर पे एन को नहीं रख सकते, तो आई की पोजीशन और एन की पोजीशन भी यहाँ पे फिक्स हो गई। तो आई जो है आपका सबसे कॉर्नर पे आ जाएगा, और एन आपका यहाँ पे मिड पे आ जाएगा। सो केस नंबर 2 इज आर फाइनल सॉल्यूशन, केस नंबर 2 इज आर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, फाइंड द ऑड वन आउट। सी एंड एन, सी और एन, ठीक है, एल और डी, बी और आई, के और एम, जे और ए। तो यहाँ पे एल और डी मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि एल और डी आर डिफरेंट, वाई, बिकॉज सी और एन आपको कैसे दिख रहे हैं, सी जो है किसके फ्रंट में है, एन के इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन के फ्रंट में है। सेम आपके पास जे और ए कैसे, ए के इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन के फ्रंट में कौन है, यहाँ पे जे है। एम के इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन के फ्रंट में कौन है, के है। ऐसे आई और बी के लिए भी आपके पास है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड एल, आई विल बी माई आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू ईच, डायगोनली ऑपोजिट ऐसा होता है, बिल्कुल कॉर्नर वाले पर्सन को पैरेलल अरेंजमेंट में आप डायगोनली पर्सन बोलते हो। ए और एल आपके पास है, जे और आई आपके पास है, बी और एम आपके पास है, आई और के, तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है जे एंड के विल बी माई, जे और आई विल बी माई आंसर, ठीक है। जे एंड आई आपके डायगोनली ऑपोजिट पर्सन होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग इन डिफरेंट रो, सी एंड एन डिफरेंट रो है, आई एंड ए सेम रो है, एन एंड डी भी सेम रो है, आंसर विल बी सी एंड एन, बिकॉज दोनों ही क्या है, डिफरेंट रो में आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। के एन सी भी सेम रो में है, अच्छा के एन सी आपका सेम रो में है, एन एंड डी भी आपका सेम रो में है, जे एंड एल आपका सेम में है, आई एंड ए, तो सिर्फ डिफरेंट रो में हमारे को पूछा गया है, तो सी एंड एन विल बी बाय आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ये क्वेश्चन एक हमारा है जहां पे आपके पास पर्सन्स कहाँ बैठे हुए हैं, सर्कुलर शेप्ड टेबल में बैठे हुए हैं, और कुछ पर्सन्स इनसाइड फेस कर रहे हैं और कुछ पर्सन आपके आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो 8 पर्सन्स टोटल आपके यहाँ पे हो गए हैं, 8 पर्सन्स टोटल आपके यहाँ पे हो गए हैं। 8 का अरेंजमेंट आप बनाओगे। अब इस बार आपको डायरेक्शन का नहीं पता कि कौन सा पर्सन कहाँ फेस कर रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो। F sits second to left right of B. H sits 3 places away from F. H is not an immediate neighbor of B and A sits. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं F, H और B से। काफी इंफॉर्मेशन हमें कनेक्शन मिल रहे हैं। F sits second to right of B. अब मुझे नहीं पता कि B इनसाइड फेस करे या आउटसाइड, तो आप दो डायग्राम बना के चलो जिसमें आपको B की डायरेक्शन अलग अलग रखनी है। एक बार बी इनसाइड बनाना है और एक बार बी आउटसाइड करके पूरा स्टार्ट करना है आपको। तो आपने क्या किया, बी को एक बार इनसाइड और बी को एक बार आउटसाइड बना लिया। तो बी के सेकंड टू राइट पे आपका एच है, बी के सेकंड टू राइट पे आपका एच है। नेक्स्ट है सेट कि एच सिट्स 3 places अवे। 3 places अवे फ्रॉम एफ का मतलब 1 2 एच, दोनों साइड कहीं पे भी एच आ सकता है। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि एच और एफ के बीच में वी हैव 2 पर्सन। अब वो राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास एफ यहां भी आ सकता है और एफ यहां भी आ सकता है, पहले केस में। इसी तरीके से दूसरे केस में भी होगा। उसने कहा कि आपके पास एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। 1 सेकेंड, एफ था ये, पहले अरेंज पहले एफ हो रहा था, ठीक है। एफ आएगा यहाँ पे एफ आएगा। ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट था कि H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, और साथ ही H और F के बीच में वी हैव 2 पर्सन। तो अब यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि H एक ही पोजीशन पे आएगा पहले केस में, और दूसरे केस में भी एक ही पोजीशन पे आएगा, बिकॉज सेकेंड पोजीशन तो कैंसिल आउट ऑलरेडी हो गई। उसने कहा कि आपके पास A इज A सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ F। अब सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ F एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज बी की जैसे डायरेक्शन है। अब F की डायरेक्शन तो मुझे नहीं पता, बट F को दोनों डायरेक्शन में लेके चलो। एक बार इनसाइड लेकर A को रखने की कोशिश करो, एक बार आउटसाइड। अगर आप इनसाइड लेकर सेकंड टू लेफ्ट रखोगे पहले केस में, तो आपके पास A नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, आउटसाइड लिया, 1 2 ए आपका यहाँ आ जाएगा। सेकंड केस में देखो आपने क्या करना है, सेकंड टू लेफ्ट 1 2 ए आपका यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप सेकंड केस के अंदर आउटसाइड रख के चलते और फिर एफ के सेकंड टू लेफ्ट पे ए रखते, तो ए नहीं आता, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी बी फिक्स्ड है। क्लियर, तो इतना आपका हो गया। नेक्स्ट इसने क्या कहा कि ए जो है वो बी की जैसी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो बी जिस केस में जैसे फेस कर रहा है वैसे ही आप ए को रख दो। एफ की डायरेक्शन भी ऑलरेडी आ चुकी है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ ए इज 3 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ। इसको अच्छे से समझो। कह रहा है कि जितने भी पर्सन ए और एच के बीच में बैठे हैं, जितने भी, अगर हम एच और ए के राइट से काउंट करें तो काउंट करो, दोनों ही केसेस के अंदर आपके 0 पर्सन है, वो इक्वल होंगे इस 3 लेस देन, किससे 3 माइनस होंगे, जितने पर्सन एफ और सी के बीच में बैठे हैं व्हेन वी विल काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। सो आप यहाँ पे दोनों ही केसेस में अगर 0 पर्सन है एच और ए के बीच में, अगर हम राइट ऑफ ए से काउंट करें, तो आपके पास यहाँ पे एफ और सी के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए, क्योंकि 3 माइनस 3 तभी तो 0 होगा, राइट। तो एफ और सी अगर 3 पर्सन उनके बीच में है, तो हमेशा याद रखना जब भी 8 पर्सन का अरेंजमेंट हो और सर्कुलर अरेंजमेंट हो, तो उसमें एफ और सी आमने सामने होंगे, ऑपोजिट पोजीशन पे होंगे, तभी उनके बीच में 3 पर्सन हैं। तो आपने इजीली यहाँ पे सी को रख दिया, भले ही हमें डायरेक्शन ना पता हो, ठीक है, सी की। पर सी जो है वो सेकेंड आपके पास लेफ्ट साइड से 3 पर्सन के बाद भी होगा, ठीक है। दोनों साइड से काउंट करो, 3 ही पर्सन आपको दिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 पर्सन बैठते हैं सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में वी हैव 2 पर्सन, दोनों साइड आपके आ सकता है डी। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन एक क्लियर हो गई कि डी जो है वो आपका बी का नेबर नहीं है, डी जो है वो आपका बी का नेबर नहीं है। तो आपके पास डी कहाँ आ जाएगा, 1 2 डी एक बार ए और एफ के बीच में, 1 2 डी एक बार ए और एफ के बीच में, दोनों ही केसेस के अंदर करेक्ट हो रहा है।
बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ए। अब जहां भी ए फेस कर रहा होगा तो उसके जो दोनों नेबर होंगे वो उसके ऑपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ए इनसाइड फेस कर रहा है तो उसके दोनों नेबर आउटसाइड होंगे, या ए अगर आउटसाइड फेस कर रहा है तो उनके उसके दोनों नेबर इनसाइड होंगे। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपने यहाँ पे एच और डी की डायरेक्शन बना ली। नेक्स्ट देखो, सी सिक्स थर्ड टू राइट ऑफ ई। अब ऑलरेडी आपने देख लिया कि सी तो फिक्स्ड है, ई नहीं रखा। अब थर्ड टू राइट ऑफ ई का सिंपल मीनिंग ये है कि ई के थर्ड टू राइट में मुझे भले ही ई की डायरेक्शन ना पता हो, पर ई और सी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन तो पता है कि टू होंगे। तो टू नंबर ऑफ पर्सन के साथ ई के लिए सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे हो सकती है। अब आप काउंट करके देखो और अब आप ई की डायरेक्शन को फिक्स करके देखो। ठीक है, देखो सी थर्ड टू राइट है तो ई से थर्ड टू राइट कैसे आएगा, जब ई आपका आउटसाइड देखेगा पहले केस में। सेकंड केस में हमारे पास क्या है, ई जो है वो इनसाइड दिखेगा थर्ड टू राइट बनाने के लिए। सी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज जी बट नॉट इनसाइड। कह रहा है जी एंड ई फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अब जी नहीं रखा हुआ है तो जी एक खाली पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे हमको भरना है। ठीक है, उसके अलावा उसने क्या कहा कि G एंड E फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो E अगर बाहर की साइड है तो G इनसाइड होगा, E अगर इनसाइड है तो G आउटसाइड होगा। C फेसेस सेम डायरेक्शन एज G। C जो है वो सेम डायरेक्शन एज G है, सेम डायरेक्शन एज G है, बट उसने कहा C इनसाइड फेस नहीं करेगा। तो फर्स्ट केस आपका यहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है बिकॉज C आउटसाइड फेस करना चाहिए था। सेकेंड केस विल बी द फाइनल सोल्यूशन क्योंकि वहां पे सबकी डायरेक्शन भी कंप्लीट हो गई है और सारे पर्सन हमने रख भी दिए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस को देखो। व्हाट अमंग द फॉलोइंग पर्सन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू एच। तो पहले ऑपोजिट टू एच कौन बैठा है, ई बैठा है। तो ई के थर्ड टू राइट की डायरेक्शन में कौन है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ई के थर्ड टू राइट आपके पास है ऑप्शन नंबर 4C। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन, ए और एफ गलत है ये, जी और डी ये भी गलत है, एच और एफ। तो एच एंड एफ विल बी माय आंसर। इनमें से अलग कौन है, तो लेट्स सी कि डायरेक्शन के हिसाब से भी हो सकता है। ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों आउटसाइड है। ठीक है, एफ एंड सी एक आउटसाइड एक इनसाइड, तो आउट साइड है दोनों, एक आउट है और एक इन है। सी और डी को देखो, इसमें भी एक आउट है और एक इन है। जी एंड डी को देखिए, एक आउट है। आई थिंक यही रिलेशन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वही क्योंकि आपका यहाँ पे वन सेकेंड एच एंड ई, एच एंड ई वन सेकेंड, ये आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट पर्सन में भी हो सकता है बिकॉज एच एंड ई भी आउट इनसाइड और इनसाइड ही देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो लेट्स सी कि ये आपके ऑपोजिट पर्सन तो नहीं है। एच एंड ई आपके ऑपोजिट पर्सन है, जी एंड डी आपका ऑपोजिट पर्सन है, सी एंड डी आपका ऑपोजिट नहीं है, एफ और सी है और ए और बी है। सिर्फ सी और डी जो है वो आपके ऑपोजिट पर्सन के अंदर नहीं आता, तो यही आपका ऑड पेयर होगा, नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम ई। क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक ऐसे चलती है आपकी, राइट? तो बी और ई के बीच में 1 2 3 4 5 6 पर्सन, कितने हो गए टोटल, पूरे 6 पर्सन। नेक्स्ट देखो, हु विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए फेसेस इनसाइड। सेकेंड केस में देखो, क्या ए इनसाइड है, नहीं। बी एंड डी आउटसाइड है, ये भी गलत है। 3 पर्सन बिटवीन सी एंड एफ है, ओनली थर्ड ही आपका इसके अंदर ट्रू आएगा। सो माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गाइस। और यहाँ पे हमने आज की इस क्लास में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 3 सेट सॉल्व किए हैं। ऐसे ही आप डेली अगर सॉल्व करते रहोगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, तो आपके जो स्पीड है इन क्वेश्चंस में इज आपकी इंक्रीज होगी, और साथ ही यहाँ पे एक्यूरेसी भी आपकी आएगी और कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा, राइट? अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे आपकी डेवलप होती रहती है जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, और आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एंड यहाँ पे गाइज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप ये RBI ग्रेड बी एंड बैंकिंग महापैक का जो कॉम्बो कोर्स है उसे कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए। अगर यहाँ पे आप इन दोनों ही एग्जाम्स को साथ में टारगेट
टारगेट कर रहे हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को देखने की ज़रूरत नहीं है। एक कंप्लीट कॉम्बो कोर्स आपको दोनों एग्जाम का मिल रहा है यहाँ पे। इसके अंदर ये सारे ही जो आपको डिलीवरेबल्स मिल रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट क्लास हो गई, कॉन्सेप्ट नोट्स हो गए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, जीडी प्लस इंटरव्यू गाइडेंस आपको यहाँ पे है, वीकली मेंटोर टॉक सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें इंक्लूड हो रखी हैं आपकी, एंड ये इसमें अलग अलग वैलिडिटी भी आपकी इंक्लूड हो रखी है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो।